नमस्कार, राम राम सभी बच्चों को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो कैसे हो बच्चों? शानदार होंगे, जानदार होंगे, बेहतरीन होंगे बच्चों। और इसी आपकी बेहतरीन तैयारी को और बच्चों एक नया आयाम देने के लिए प्रत्येक दिन आपके सामने स्टैटिक जीके का जो है बच्चों महाडोज लेकर आते हैं। तो आज की जो क्लास रहने वाली है बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको ये कहूं कि ये क्लास जो है थोड़ी सी अलग रहने वाली है। अब आप कहोगे सर इस क्लास में अलग क्या मिलने वाला है? अलग बच्चों इस क्लास में ये मिलने वाला है कि आपको टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे भैया। टॉप 10 का मतलब बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे और किसके मिलेंगे? जीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे ये मिलेंगे बच्चों स्टैटिक जीके के। और आप सभी को पता है सबसे ज्यादा आजकल जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके के बारे में पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी डिजाइन की गई है। और ये जो क्लास है बच्चों ये सुपर 30 बैच रहेगा आपका। सुपर 30 का क्या मतलब हुआ? सुपर 30 का मतलब ये हो गया बच्चों कि मैं आपके लिए 30 क्लासें लेके आऊंगा। आज जो है क्लास नंबर 1 है और ये 30 क्लासें सुपर 30 बैच के अंदर आपके लिए रहेगी। सभी एग्जाम्स के लिए, जिस भी एग्जाम्स के अंदर स्टैटिक जीके पूछा जाता है उसी एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लासें अगर रहने वाली है बच्चों तो स्टैटिक जीके के आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों सुपर 30 बैच से। तो सभी बच्चों को ये क्लास लगानी है। प्रत्येक क्वेश्चन का अपन पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे जो फायदेमंद ये रहेगी एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए और अभी हाल फिलहाल 2025 के अंदर दिल्ली पुलिस जो है एग्जाम्स, उस एग्जाम्स के लिए बड़ी जो है महत्वपूर्ण ये आपका सीरीज या सुपर 30 बैच रहने वाला है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है बच्चों। आपको ये जो सुपर 30 बैच है ये कंप्लीट आपको 30 क्लासें लगानी है। और जब आप ये 30 क्लासें लगा लोगे तब आप खुद कहोगे कि सर वाकई यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। जिस प्रकार प्रभात बैच से आपको खूब क्वेश्चन देखने को मिले थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे भैया। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा? भैया निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूरी संभावना बनती है ये क्वेश्चन बनने की बच्चों। तो एक तो देखिए क्या हो गया, भारत का राष्ट्रगीत है। एक तो क्वेश्चन बनता है भारत के राष्ट्रगीत से क्वेश्चन बनता है और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है भारत के राष्ट्रगान से बच्चों। राष्ट्रगान से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ये राष्ट्रगान है जन गण मन। बिल्कुल आप कहोगे कि सर हमें पता है। और राष्ट्रगीत कौन सा हो गया? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब क्वेश्चन बनता है किस प्रकार से कि भारत का जो राष्ट्रगान है इस राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है रविंद्रनाथ टैगोर से। कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर पे एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। आजकल गांधी पे क्वेश्चन कम बनते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 2 नंबर देखिए फिर है बच्चों की राष्ट्रगीत जो है इस राष्ट्रगीत के इसके रचयिता कौन होंगे? तो राष्ट्रगीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। साथ साथ आपको क्या करना है, नोट करना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप बच्चों कॉपी और पेन लेकर आप बैठोगे। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार बनता है। भारत का जो राष्ट्रगान है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया बच्चों, जन गण मन है। ये सबसे इसे जो है गाने में समय कितना लगता है? राष्ट्रगान को गाने में समय कई बार पूछ लिया जाता है कि कितना समय लगता है, तो इसे समय लगता है 52 सेकंड का। 52 सेकंड का समय लगता है। और भारत के राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? बच्चे यहां से कंफ्यूजन होते हैं। तो ये गाने में कितने समय का सेकंड लगता है? 65 सेकंड का समय लगता है। जबकि संक्षिप्त रूप से गाने में इसे 20 सेकंड का क्या लगता है बच्चों? समय लगता है। भारत का जो राष्ट्रगीत है ये 5 पदों के अंदर विभाजित है। 5 पदों में विभाजित हो गया और पहला पद जो है इसके राष्ट्रगान के रूप में लिया गया। इसी प्रकार राष्ट्रगीत भी 5 पदों के अंदर विभाजित है। 5 पदों में विभाजित है और राष्ट्रगीत के रूप में कौन सा पद लिया गया है? पहले पद का क्या किया गया बच्चों? उपयोग किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब क्वेश्चन और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया कब गया?
पहली बार कब गाया गया, ये फर्स्ट टाइम कह रहा हूं, पहली बार कब गाया गया, पहली बार गाया गया 1911 के अंदर। अधिवेशन था कलकत्ता का और अध्यक्षता इसकी किसके द्वारा की गई थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी बिशन दास नारायण के द्वारा। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो, आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हो, जन गण मन नारायण। तो जिस समय जन गण मन गाया जा रहा था उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे बच्चों, उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वो बिशन दास नारायण कर रहे थे। उसी प्रकार से देखो भारत का राष्ट्र गीत जो है ये पहली बार कब गाया गया, ये पहली बार गाया गया 1896 के अंदर। और ये भी अधिवेशन कहां पर था, ये भी अधिवेशन कलकत्ता के अंदर अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, M.A. सयानी के द्वारा। अब आप कहोगे सर इसे कैसे याद रखें, इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि राष्ट्रगीत जो होता है वो हमेशा सियाने बच्चों के सामने गाना चाहिए। तो जिस समय राष्ट्रगीत गाया जा रहा था उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे M.A. सयानी, यानी सियाने बच्चों के सामने ये गाना चाहिए। अब देखिए पिछली बार दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रगीत संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो ये स्वीकार कब किया गया, देखिए पहली बात तो स्वीकार किसने किया, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। और स्वीकार कब किया, ये किया 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। उसी प्रकार से राष्ट्रगीत आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया भैया, तो राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 से क्या याद आ रहा आपको, 24 जनवरी 1950 से याद आ रहा है कि भारत का जो संविधान सभा थी, जो संविधान का निर्माण कर रही थी, उस संविधान सभा की अंतिम बैठक या लास्ट मीटिंग अगर कभी थी तो वो 24 जनवरी 1950 को थी। और इसी 24 जनवरी 1950 को संविधान जो था, हमारा जो मूल संविधान था, उस संविधान के ऊपर क्या है बच्चों, हस्ताक्षर किए गए थे। और ये जो हस्ताक्षर है सबसे पहले पंडित नेहरू के द्वारा और सबसे बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए थे। तो देखो एक क्वेश्चन मिला अपने को और एक क्वेश्चन से अपने 1 2 3 4 5 6 बातें तो अपने राष्ट्रगान की पढ़ी है और उसी प्रकार 6 बातें किसकी पढ़ी है, राष्ट्रगीत की भी पढ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बड़ा शानदार और मेरे हिसाब से क्या है, बड़ा आपके लिए वैल्यूएबल बच्चों क्वेश्चन था। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, कर्जन ने 1905 में विभाजन की घोषणा की थी। भैया लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसकी घोषणा की थी। जब आप भारत का संविधान पढ़ते, संवैधानिक इतिहास पढ़ते हो या फिर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे बड़ी अगर कोई घटना थी तो वो बच्चों कौन सी घटना थी, बंगाल का विभाजन था। बंगाल का विभाजन था, लॉर्ड कर्जन ने किसके द्वारा घोषणा की गई थी, तो ये बंगाल विभाजन की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। अब देखो क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 के अंदर। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और ये बंगाल विभाजन की घोषणा की कब गई थी, तो ये की गई थी बच्चों 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी तो इसके खिलाफ जो है भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन कब किया गया था, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन किया गया था। ये तारीखें आपको याद रखनी है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, 7 अगस्त 1905 को की गई थी। अब बात आती है कि ये जो बंगाल विभाजन था ये प्रभावी कब होता है, प्रभावी कब होता है, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, अब मैंने आपसे कहा कि भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है भारत के बच्चों वायसराय थे। अब गवर्नर जनरल का पद तो आप सभी को पता है 1858 को समाप्त कर दिया गया था। भारत के अंदर जो है 1858 का अधिनियम आता है जिसे इलाहाबाद का अधिनियम भी कहा जाता है। उस समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया, एक नया पद सृजन किया गया था। उस नए पद का नाम क्या था, उस नए पद का नाम था बच्चों वायसराय। अब ये क्वेश्चन तो सब बच्चे कह देते हैं कि जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। अगर पूछा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, सर फ्रेजर एड्रयू, सर फ्रेजर एड्रयू, एड्रयू लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे।
कहाँ के? बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो देखो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 के अंदर होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया ये बनता है। इसके अलावा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है भारतीयों के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन प्रभावी कब हो जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और इसके अलावा गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? सर फ्रेजर एड्रू जो है ये गवर्नर जनरल थे। बंगाल विभाजन निरस्त होता है और ये निरस्त कब होता है, कैंसिल कब होता है? ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की निरस्त की घोषणा कब की गई? 1911 के अंदर निरस्त की घोषणा की गई थी और इसी 1911 के अंदर भारत के अंदर द्वितीय दिल्ली दरबार क्या किया गया था? सजाया गया था। इस समय महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान के अंदर आए थे। इन्होंने 2 घोषणा की थी। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आके कहा कि 1905 के अंदर जो हमने बंगाल विभाजन किया था वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए हम लोग बंगाल विभाजन को क्या करने जा रहे हैं? निरस्त करने जा रहे हैं। एक तो इन्होंने ये घोषणा कर दी। दूसरा इन्होंने घोषणा की कि हिंदुस्तान की जो भारत की राजधानी है ये कलकत्ता से भारत को संचालित करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है और अब हम जो है भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी हम लोग दिल्ली स्थानांतरित करेंगे। और ये जो है अप्रैल 1912 के अंदर भारत की राजधानी कहां पर स्थानांतरित कर दी गई थी बच्चों? दिल्ली के अंदर भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए अकाल आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकाल आयोग, अकाल आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकाल आयोग की स्थापना होती है सन 19वीं शताब्दी के अंदर। ये हुआ रेलवे सुधार आयोग की स्थापना, रेलवे सुधार आयोग की स्थापना। ये नहीं है कि रेल भारत के अंदर लेकर कौन आया था? रेल भारत के अंदर लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी, लेकिन रेल सुधार आयोग भारत में कौन लेकर आया था? आयोग भारत में कौन लेके आया था? यही लॉर्ड कर्जन लेके आए थे 1901 के अंदर। विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग ये भारत के अंदर कौन लेके आते हैं? तो ये भी 1902 के अंदर कौन लेके आते हैं? लॉर्ड कर्जन लेके आते हैं। इसके अलावा जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये भारत के अंदर कौन लेके आता है? तो ये भी भारत के अंदर बच्चों लॉर्ड कर्जन लेके आते हैं। तो देखो लॉर्ड कर्जन से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल विभाजन उस समय महत्वपूर्ण घटना थी, लॉर्ड कर्जन लेके आए। अकाल आयोग 1900 के अंदर लॉर्ड कर्जन लेके आते हैं। रेलवे सुधार आयोग लॉर्ड कर्जन लेके आते हैं। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन करते हैं। इसके अलावा प्राचीन स्मारक जो संरक्षण आयोग भारत के अंदर बनाया जाता है उसके भी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? उसके अध्यक्ष लॉर्ड कर्जन थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। और कभी भी आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाए कि आप बताइए भारत के अंदर वास्तविक जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म मतलब भारत के अंदर एक्चुअल जो राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, जहां से ये लगता है भारतीयों को कि नहीं अब हमें आजादी चाहिए, तो वो 1905 के अंदर किस घटना के बाद में? 1905 बंगाल विभाजन की घटना के बाद। इस घटना के बाद गांधी ने भी ये बात कही थी कि एक्चुअल के अंदर राष्ट्रवाद जो है वो अगर पनपा है तो वो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद बच्चों पनपा है। क्यों? क्योंकि बंगाल का इन्होंने जो है 2 टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया था और उस समय बाल गंगाधर तिलक ने यह भी बात कही थी कि बंगाल विभाजन नहीं किया गया, इन्होंने हिंदुस्तान के क्या है आत्मा के 2 टुकड़े कर दिए। इन्होंने शरीर को अलग कर दिया और आत्मा को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अगला क्वेश्चन है सोनल मानसिंह एक प्रमुख नर्तकी है। देखो स्टैटिक जीके की बात हो और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन ना हो ऐसा भैया हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 3 या 4 सालों के अंदर अगर कहीं पूछे गए तो क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित पूछेंगे। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? इन्होंने पूछा है कि सोनल मानसिंह एक प्रमुख नर्तकी है, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो ये किसकी है भैया? ये है भरतनाट्यम की। खूब सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको किससे संबंधित, क्लासिकल डांस से संबंधित। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की पक्की संभावना नहीं रहेगी। सबसे पहले तो बात आती है भारत के अंदर क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है। भारत में क्लासिकल डांस जो है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है भैया 8। भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है बच्चों पर्यटक विभाग जो है इसके अनुसार जो है भारत के अंदर क्लासिकल डांस की संख्या 8 होगी। एक भारत के अंदर अर्धशास्त्रीय नृत्य, छोटी छोटी बातें जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। एक अर्धशास्त्रीय नृत्य हो गया बिल्कुल।
फिर क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस का नाम क्या है, तो सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, बिल्कुल भरतनाट्यम। फिर देखिए सबसे नवीन क्लासिकल डांस कौन सा है, सबसे नवीन क्लासिकल डांस है बच्चों सत्रिया, सत्रिया जो है सबसे नवीन क्लासिकल डांस है। ये छोटी छोटी बातें सब बच्चों को पता होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत का क्लासिकल डांस कौन सा है, दक्षिण भारत का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। ये सभी बच्चों को रट देनी है बातें, भरतनाट्यम। उत्तर भारत का क्लासिकल डांस बताइए भैया, उत्तर भारत का क्लासिकल डांस बताइए। उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है बच्चों कथक, माफ करना सत्रिया नहीं कथक। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, ये समित, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। एक अर्धशास्त्रीय नृत्य जिनका नाम है छऊ, और ये छऊ कहाँ का है, ये है पश्चिम बंगाल का। ये बेसिक सी बातें हैं। अगर बेसिक पश्चिम बंगाल, अगर बेसिक बातें आप सबको पता चल जाएगी तो फिर अपन डीपली भी क्वेश्चन लेके आएंगे, खूब सारे डीपली क्वेश्चन भी अपन करेंगे। ये भी डीपली क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इसलिए कि जो बच्चे CHSL CGL का पेपर दे रहे हैं या फिर CPU का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बड़ी बच्चों महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये हुआ। अब देखिए क्लासिकल डांस कौन कौन से हो गए, एक का नाम है बच्चों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम देखिए कहाँ का हो गया, भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, तमिलनाडु। ये वो क्लासिकल डांस है जिसकी उत्पत्ति जो है मंदिर परिसर से होती है। 2 नंबर क्लासिकल डांस कौन सा हो गया, अब अपन चलते सीधे उत्तर भारत के अंदर। ये लीजिए कथक, कथक कहाँ का हो गया बच्चों, कथक तो हो गया यूपी, ये उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का हो गया। फिर सबसे नवीन क्लासिकल डांस कौन सा हो गया, सन 2000 के अंदर इसे क्लासिकल डांस का दर्जा मिला, ये हो गया सत्रिया। ये कहाँ का हो गया, ये है भैया असम का। फिर देखिए फिर क्लासिकल डांस है कथकली, कथकली। फिर क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये दोनों ही क्लासिकल डांस है बच्चों केरल के। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एक ही स्टेट के 2 क्लासिकल डांस बताइए, वो कौन सा स्टेट हो गया, तो ये केरल हो जाता है। केरल का कथकली भी है और केरल का कौन सा है, मोहिनी अट्टम भी है। और कौन सा बच जाता है बच्चों, और क्लासिकल डांस अपने लिए बच गया मणिपुरी, मणिपुरी क्लासिकल डांस हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस, कुचिपुड़ी। ओडिसी, ओडिशा का ओडिसी। ये देखिए मणिपुरी कहाँ का हो गया, मणिपुरी हो गया बच्चों मणिपुर का। 3 नंबर पे कुचिपुड़ी कहाँ का है, कच्चीपुड़िया वही खाते हैं जो अंधे होते हैं, तो ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश का हो गया। और ओडिसी कहाँ का हो गया, ये लीजिए ये हो गया ओडिशा का। ये साधारण सी बातें हैं जो आप सब बच्चों को याद होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये लीजिए, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। एक आपका कौन सा हो गया, छऊ हो गया बच्चों। और ये छऊ कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया। तो सोनल मानसिंह जो है बच्चों, ये किस क्लासिकल डांस की नर्तक है, ये भरतनाट्यम की है। तो खूब सारी चर्चा आगे अपन करेंगे किसके बारे में, भरतनाट्यम के बारे में, जब अपन कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से जुड़ा हुआ को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले तो कुछ बातें, विशेष बातें कौन कौन से, ये पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ये जो नोबेल पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत होती है बच्चों सन 1900 के अंदर, 1900 के अंदर शुरुआत होती है और 1901 के अंदर ये क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय, पहले भारतीय कौन हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार पाने वाला एशिया का पहला व्यक्ति कौन था, अंग्रेजी साहित्य का, कभी भी पूछ लिया जाए अंग्रेजी साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला, एशिया का पहला व्यक्ति कौन था, तब भी अपना आंसर कौन सा होगा, तब भी अपने कौन होंगे, रविंद्रनाथ, यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर होंगे।
पहली महिला आपसे पूछ लिया जाए, पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। इन्हें ये पुरस्कार कब दिया गया था, ये पुरस्कार 1979 के अंदर दिया गया था और 1980 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्तमान समय तक कितने भारतीय लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है बच्चों, तो 9 भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, अभी अपन ने पढ़ा था कि भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, यानी जन गण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, ये भी टैगोर के द्वारा लिखा गया। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है कौन सा, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। अब देखिए एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया सा बनता है, आप कहोगे सर और क्वेश्चन और कौन सा बढ़िया सा बनता है। अपन ने थोड़ी देर पिछला वाला जो क्वेश्चन था उस पिछले क्वेश्चन के अंदर चर्चा की थी राष्ट्रगीत के बारे में, राष्ट्रगान के बारे में, ये तो अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूनेस्को की 42वीं 43वीं या फिर 41वीं रविंद्रनाथ टैगोर का निवास स्थान कहां पर है, तो बच्चों इनका जो निवास स्थान है उस निवास स्थान का नाम है शांति निकेतन, शांति निकेतन। और ये शांति निकेतन कहां पर है, कलकत्ता से 103 किलोमीटर दूर यानी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। यहीं पर इनका निवास स्थान हुआ करता था। इसी निवास स्थान को यूनेस्को ने अपना यूनेस्को साइट का दर्जा दिया है बच्चों, यूनेस्को साइट का इन्हें दर्जा मिलता है। तो ये यूनेस्को साइट का दर्जा उन्हें कौन सा मिलता है, 41वीं साइट बनती है यूनेस्को की, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। भारत के अंदर कुल यूनेस्को साइटें पूछी जाए कितनी है, तो भारत के अंदर कुल यूनेस्को साइटें हैं 43 यूनेस्को साइटें। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 41वीं तो कौन सी हो गई, शांति निकेतन हो गई। ये देखिए ये शांति निकेतन 41वीं हो गई, 42वीं कौन सी होगी, शांति निकेतन को दर्जा दिया गया था 2023 के अंदर। भारत को केवल एक ही साइट मिली थी 2023 के अंदर यूनेस्को की, जिसका नाम था शांति निकेतन। और ये कौन सा सत्र था बच्चों, ये था 45वां सत्र था और 45वें सत्र की मेजबानी की थी सऊदी अरब के द्वारा। फिर जो है 2024 के अंदर भारत को 2 यूनेस्को साइट मिलती है, भारत को 2 यूनेस्को साइट मिलती है। कौन कौन सी यूनेस्को साइटें मिलती है भारत को, एक तो मिलता है होयसल मंदिर, होयसल मंदिर, और ये होयसल मंदिर है कर्नाटक के अंदर, होयसल मंदिर है कर्नाटक के अंदर। और एक और कौन सी मिलती है, अहोम मोइदम, माफ करना गलत हो गया थोड़ा सा, किस प्रकार से 2023 के अंदर बच्चों 2 साइटें मिलती है। एक साइट का नाम तो क्या हो गया, एक साइट का नाम तो शांति निकेतन हो गया और दूसरी साइट का नाम हो गया होयसल कर्नाटक। और 2024 के अंदर एक मिलती है अहोम मोइदम, अहोम मोइदम। और ये अहोम मोइदम कौन सा हो गया, आत्मा के लिए घर, और ये कहां पर है, असम के अंदर। जब भी मैं पढ़ाता हूं असम की बात आती है तो मैं एक बात बच्चों से ये कहता हूं, एक तो केरल से संबंधित वहां की जितनी भी सांस्कृतिक चीजें हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा असम से संबंधित और एक नागालैंड से संबंधित हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और अगर फिर कोई और उसे उठाना है तो एक राजस्थान महाराष्ट्र यहाँ से लगभग जो है बच्चों एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो असम से संबंधित अपन राज्य दर्शन जब अपन पढ़ेंगे तो लगभग अपन 100 चीजों को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार अपन पढ़ चुके हैं, इसके अलावा जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पढ़ चुके हैं, और कौन सा भारत रत्न पुरस्कार अपन पढ़ चुके हैं, और कौन कौन से पुरस्कार हो गए भैया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अपन पढ़ चुके हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सारे पुरस्कारों की अपन चर्चा कर चुके हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कारों में से एक प्राप्त है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और देखिए मदर टेरेसा। देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार,
भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, मैं नागरिक सम्मान पुरस्कार की बात कर रहा हूं। ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है बच्चों, भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत अपने से पूछा जाए कि शुरुआत कब होती है, तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई बच्चों 1950 और 1954 के अंदर शुरुआत हुई थी। और ये 1954 के अंदर कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले कई बार पूछा जाता है पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति का नाम हो गया सीवी रमन। सीवी रमन, रमन प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1930 के अंदर बच्चों। इसके अलावा देखो, पहले पूछा जाए कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, 1954 में दिया गया था। पहले कई बार पूछ लिया जाता है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में ये पुरस्कार दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। ये दिया गया 1966 के अंदर प्रदान किया गया। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तमाम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, मैंने इंदिरा लिखा, गांधी लिखा, गांधी बहुत सारे हैं, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार मिलता है 1971 के अंदर मिलता है। भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका पूछा जाता है कई बार, कुछ शॉर्टकट बातें मैं आपको बता रहा हूं। गायिका पूछा जाता है तो गायिका कौन थी, MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी, इन्हें दिया गया था 1988 के अंदर, सॉरी 1998 के अंदर दिया गया था। 1998 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा देखिए, सबसे युवा व्यक्ति कौन थे, ये कई बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया। सबसे युवा व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, इन्हें मिलता है 2014 के अंदर। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, धोंडो केशव करले। धोंडो केशव करले 1958 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था बच्चों। 2024 के अंदर कितने लोगों को पुरस्कार ये दिया गया था, 2024 में ये पुरस्कार दिया गया 5 लोगों को। और वर्तमान समय तक पूछा जाए कितने लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है, 53 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए इन्हें ये पुरस्कार मिलता है 1962 के अंदर। सीवी रमन, इन्हें ये पुरस्कार मिलता है 1954 के अंदर। पंडित नेहरू को ये पुरस्कार मिलता है 1955 के अंदर। मदर टेरेसा को ये पुरस्कार मिलता है 1980 के अंदर। और 1979 के अंदर इन्हें ये कौन सा पुरस्कार मिलता है बच्चों, नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। वैसे इसी जो अपना चैनल है जीएसवी दशरथ सोडा पे, इस पे कंप्लीट मैंने स्टैटिक जीके के टॉपिक करवा रखे हैं। और ये जो भारत रत्न टॉपिक है, ये भारत रत्न टॉपिक कंप्लीट करवा रखा बच्चों। जितने 53 लोगों को पुरस्कार दिया गया, 53 के 53 लोगों के मैंने आपके लिए क्या लिखे, नाम लिखे। तो कभी आपको लगे कि बच्चों एक एक का नाम हमें पता होना चाहिए, तो वहां से आप कंप्लीट देख सकते हो। अब देखो, भारत रत्न टॉपिक आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए, जैसे मैं आपसे कोई भी अक्षर, कोई भी सन आपके सामने, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1980 में किसे मिला है, आपको पता होना चाहिए कि मदर टेरेसा को मिला है। मैं आपसे कहूं कि 1990 में किसे मिला है, तो सब बच्चों को यह पता होना चाहिए कि सर 1990 के अंदर जो है 3 लोगों को प्रदान किया गया था, तो बिल्कुल 1990 3 लोग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1991 के अंदर किसे मिला है, 1996 में किसे मिला, 2024 के अंदर अंतिम बार कब मिला, 2024 के अंदर। और 2024 के अंदर अंतिम बार कितने लोगों को मिलता है, 5 लोगों को, जिसमें 4 लोग मरणोपरांत थे और लाल बहादुर शास्त्री एक जीवित ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है, बताइए भैया। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है, चाय महोत्सव। बात की जा रही है चाय के, गुवाहाटी के अंदर, जोरहट के अंदर, डिब्रूगढ़ के अंदर, सिलचर के अंदर। तो ये कहां पर मनाया जाता है, जोरहट के अंदर बात की जा रही है। देखिए किसकी, असम की। असम की बिहू कहां का है भैया, असम का है। बिहोंग कहां का है, बिहू असम का है, बिहोंग भी कहां का है, असम का है। बिहू असम का है, बिहोंग कहां का हो गया, असम का हो गया। इसके अलावा जो है बिछुआ नृत्य असम का हो गया, बिछुआ।
नृत्य असम का हो गया। बागुरम्बा नृत्य, बागुरम्बा नृत्य ये भी कहाँ का हो गया, असम का हो गया। सत्रिया कहाँ का हो गया, सत्रिया भी भैया असम का हो गया। ये लीजिए, क्लियर हुआ, बिल्कुल। चाय महोत्सव, चाय सर्वाधिक कहां पर होती है, असम के अंदर होती है। किस स्थान पर होती है, जोरहट के अंदर होती है। इसके अलावा चाय महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, चाय महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो ये भी कहां पर मनाया जाता है, ये भी असम के अंदर मनाया जाता है। एक ऐसी बात जो है असम में से हर बार पूछी जाती है, कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर स्थित है, असम के अंदर स्थित है। असम के अंदर कहां स्थित है, गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी के अंदर स्थित है। गुवाहाटी के अंदर भी नीलांचल पर्वत के अंदर, नीलांचल पर्वत में स्थित है। अब देखिए, ये जो कौन सा कामाख्या देवी का मंदिर है, इसके अंदर एक मेला बढ़ता है बच्चों, जो हर बार पूछा जाता है। और वो मेला कौन सा बढ़ता है, ये मेला बढ़ता है अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला पूछा जाए कहां बढ़ता है, ये बिल्कुल यहां पर बढ़ता है। किस महीने में बढ़ता है, अगले महीने में भरा जाएगा, जून महीने के अंदर भरा जाएगा। और इसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है, पूर्व का कुंभ, पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। इसे आनंद का मंदिर भी कहा जाता है, कामरूप का मंदिर भी कहा जाता है। कामाख्या देवी के मंदिर को कामरूप का मंदिर कहा जाता है, कामरूप का मंदिर कहा जाता है। आनंद का मंदिर भी कहा जाता है, आनंद का मंदिर। ये लीजिए, तो ये खूब सारी बातें आपको असम के बारे में जब अपन पढ़ेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि थोड़े ही दिनों के अंदर अपने बहुत बढ़िया सा जो है व्यवस्था कर रहे हैं, किस चीज की, राज्य दर्शन की व्यवस्था करें। राज्य दर्शन के अंदर जिस भी राज्य की अपन चर्चा करेंगे, उस राज्य के 100 पॉइंट अपन पढ़ेंगे। और ऐसे वो 100 पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम के अंदर सीधे सीधे बच्चों पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था, असम के किस शहर में चाय महोत्सव मनाया जाता है, भैया कहां पर मनाया जाता है, जोरहट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री संस्था मंदिर स्थित है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल के अंदर। तो सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है, सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल के अंदर स्थित है। देखिए, भगवान अयप्पा का मंदिर कहां स्थित है, केरल के अंदर। भगवान अयप्पा का मंदिर कहां स्थित है, यहीं पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है बच्चों, अयप्पा को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान अयप्पा को क्या है, समर्पित है। इसके अलावा कहां पर स्थित है, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर, पेरियार टाइगर रिजर्व में कौन सा मंदिर हो गया बच्चों, ये जो है सबरीमाला मंदिर। इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, पद्मनाभ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। वड़कुनाथ मंदिर, वड़कुनाथ मंदिर, ये भी कहां स्थित है बच्चों, ये भी असम के अंदर स्थित है। तो इसके अलावा खूब सारी है बच्चों, मसाला उत्पादन के अंदर अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा रबड़ उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर भी कौन सा स्थल हो गया, केरल स्थित हो गया। ये लीजिए अगला, किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, सूर्य मंदिर को जाना जाता है बच्चों। और ये सूर्य मंदिर कहाँ का, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। देखो, ये मंदिर सबसे पहले तो कहाँ स्थित है भैया, ब्लैक पेगोडा मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। अब नाम से स्पष्ट है किस चीज से, देखिए ये किस भगवान को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य को निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण जो है गंगवंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था, नरसिंह देव के द्वारा, नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। 1984 के अंदर इसे यूनेस्को साइट का दर्जा मिलता है बच्चों। 1984 में इसे यूनेस्को साइट का दर्जा मिलता है, यूनेस्को साइट का दर्जा मिलता है। बहुत बढ़िया। अब अपने से पूछा जा सकता है कि 10 रुपए के नोट पर फोटो किसकी है बच्चों, 10 रुपए के नोट पर फोटो किसकी अंकित है, तो 10 रुपए के नोट पर फोटो है कोणार्क सूर्य मंदिर की, कोणार्क सूर्य मंदिर की, कोणार्क सूर्य मंदिर की है। और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए लिंगराज मंदिर कहां स्थित है, ओडिशा के अंदर स्थित है लिंगराज मंदिर,
भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है बच्चों। तो ये भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए बच्चों। तो ये आज का सेशन था बच्चों। आज का जो सेशन था लगभग मैंने आपसे कहा था 30 से लेके 35 मिनट का सेशन रहने वाला है, और 30 से लेके 35 मिनट के सेशन के अंदर अपन ने कंप्लीट जो क्वेश्चन पढ़े हैं, इन कंप्लीट क्वेश्चंस की अपन ने क्या की है बच्चों, व्याख्या की है। अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, एक वादा कर रहा हूं बच्चों कि प्रत्येक दिन मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। 10 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन के बारे में अगर मैं 5 बातें आपको बताता हूं उससे संबंधित या उस स्टेट से संबंधित, स्टैटिक जीके की, तो आपके सामने कितनी बातें हो जाती है बच्चों। आपके सामने मैं 10 क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूं, आपके सामने 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बच्चों, कम से कम। आप कहोगे कि सर आपने थंबनेल में तो केवल 10 क्वेश्चन लिखे हैं। बिल्कुल थंबनेल में बच्चों मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, टॉप 10 लिखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं, आपको क्वेश्चन 50 से 60 मिलने वाले। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कोई भी आप क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन था मैंने आपके सामने कम से कम 10 बातें बताई। 2 नंबर क्वेश्चन था मैंने आपके सामने फिर से 7 से 8 बातें बताई। तो मिनिमम भी अगर मैं आपको 5 बातें बता रहा हूं तो 10 5 50 बातें आपके सामने होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आपके लिए क्लास रहेगी। आपको कमेंट करके इस बात का जवाब देना है कि आपको ये टॉप 10 जो बच्चों सुपर 30 का बैच है ये कैसा लगा। अगर आप बहुत बढ़िया इस पे फीडबैक रहता है तो मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि स्टैटिक जीके के मैं आपके सामने ये 30 क्लासें लेके आऊंगा। इसी प्रकार से हिस्ट्री और पॉलिटी यानी इंडियन हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो भी मैं आपके सामने सुपर 30 यानी 30 क्लासें लेके आऊंगा अगर आपका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है। और इसके अलावा जो है 30 पॉलिटी से संबंधित, और आपको पता है कि आर्टिकल या अनुच्छेद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आर्टिकल से संबंधित पूछे जाते हैं। और दिल्ली पुलिस के अंदर जो है जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अगर सर्वाधिक टॉप पे कोई पूछे जाएंगे तो वो आर्टिकल पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन जो है टॉप 30 क्लासेज के अंदर मैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के भी बच्चों लेके आऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर से नए सेशन के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे और तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट करके आप हमें निश्चित तौर पे बताओगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी।